जय हिंद दोस्तों। आज हम 20 दिसंबर 2024 विजन एस न्यूज को सिंप्लीफाई करेंगे। सबसे पहले हम आज के आपके क्वेश्चंस देख लेते हैं जो कौन सा रहने वाले हैं। तो ये आपके क्वेश्चन रहेंगे, ये प्रीलिम्स बेस्ड क्वेश्चन है और ये मेंस बेस्ड क्वेश्चन है, दोनों के दोनों पीवाईक्यू है। तो अटेम्प्ट करने की कोशिश जरूर कीजिएगा। और अभी हम देख लेते हैं कल के आपके क्वेश्चंस जो हमने आपको 19 दिसंबर को दिए थे, उसके आंसर्स क्या होने चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहला है सेक्रेड ग्रूव्स। तो भाई सेक्रेड ग्रूव्स क्या होता है, ये एक प्रैक्टिस क्वेश्चन था और कॉमन सेंस बेस्ड क्वेश्चन था कि भाई ये क्या काम आ सकता है। तो भाई कंजर्व करने के लिए काम आ सकता है रेयर या थ्रेटन स्पीशीज को। और फिर जो नीचे वाला है वो पीवाईक्यू का 2023 का क्या बोला है कि भाई इंफ्रारेड जो रेडिएशन है उनके बारे में हमने पढ़ लिया था, राइट। और ये भी पढ़ा था कि भाई ये एटमॉस्फेयर की हमें जो वार्मिंग होती है उसको बढ़ा देता है। कैसे बढ़ा देता है, तो भाई उधर जो वाटर वेपर होते हैं वो उसको ऑब्जर्व कर लेते हैं, इसलिए बढ़ जाता है। तो अगेन ये भी हमने बात की हुई थी और कॉमन सेंस बेस्ड क्वेश्चन था, अगर आपने वो आर्टिकल सुना होगा तो। वरना आपको थोड़ा-सा लगेगा कि अरे भाई क्या पूछा है। और फिर मेंस बेस्ड क्वेश्चन देख लेते हैं सबसे पहले। चलिए, सबसे पहले क्वेश्चन था क्या भाई? तो वही बोला है, व्हाई डू सिटीज टेंड टू अट्रैक्ट मोर माइग्रेंट देन स्मॉलर टाउन। मतलब देखो, यहाँ से इसी स्टेटमेंट से बोल समझ तो क्या जाना है कि हाँ भाई माइग्रेशन तो होता है, इट इज फैक्ट। हमें बस उसका रीजन बताना है, व्हाई, क्यों होता है वो बताना है, ठीक है। और साथ ही साथ ये भी बताना है कि स्मॉलर टाउन्स में भी होता है, क्योंकि यहाँ पे बोला क्या है कि मोर क्यों होता है सिटीज के अंदर। होता तो है दोनों जगह पे, स्मॉलर टाउन्स में भी और लार्ज सिटीज में भी, पर ज्यादा लार्ज सिटीज में क्यों है, वो क्वेश्चन ने पूछा है। और ये हमें डिस्कस कैसे करना है, इन लाइट ऑफ कंडीशन इन डेवलपिंग कंट्रीज। तो हमें यहाँ पे हर जगह बताना जरूर पड़ेगा कि डेवलपिंग कंट्री का कॉन्टेक्स्ट क्या है यहाँ पे। ओके, तो सबसे पहले तो भाई आप इसको इंट्रोडक्शन कैसे दे सकते हो। तो वही आप माइग्रेशन के शुरू कर सकते हो कि माइग्रेशन क्या होता है, उसकी इंट्रोडक्शन दे दीजिए। या फिर हमने जो डेटा देखा था इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का कि भाई माइग्रेशन इतने इतने मिलियंस में हुआ है। या फिर आपको कुछ भी नहीं आता है, मतलब आपको डेफिनेशन भी ठीक से याद नहीं है, कोई डेटा भी ठीक से याद नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो, तो जो मैंने किया हुआ है, मैंने जानबूझ के ऐसे ही लिखा है था, आपको पता चले कि हाँ भाई कैसे फिर भी अच्छा आंसर इंट्रोडक्शन दे सकते हैं कि अगर हमें कुछ भी नहीं आता हो। तो आप खुद सोचिए, लोग माइग्रेट करते क्यों हैं? क्योंकि उन्हें बेटर लाइफ की तलाश होती है, राइट? तो मैंने वही लिख दिया है कि इन शॉर्ट क्या होता है कि भाई एजुकेशन अच्छा चाहिए या फिर जॉब अच्छी चाहिए, कुछ भी हो, उसका एट द एंड सोर्स क्या है, क्यों हमें करना है? तो भाई अच्छी लाइफ के लिए। तो मैंने क्या लिखा है, इन द परस्यू ऑफ बेटर लाइफ एंड लिविंग पीपल ऑफन माइग्रेट्स फ्रॉम टाउन टू लार्ज सिटीज। ये एकदम सही हो, ये इंट्रोडक्शन एकदम नॉर्मल हो गया और एकदम सटीक भी हो गया कि माइग्रेट करते क्यों है, फॉर परस्यू ऑफ बेटर लाइफ एंड लिविंग, इजी। अभी हम नीचे लिख रहे हैं कि इसके फैक्टर्स क्या-क्या हो सकते हैं कि माइग्रेशन इन डेवलपिंग नेशंस। देखो ये डेवलपिंग लिखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपको पूछा ही वही गया है कि इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज़। तो भाई सबसे पहले इकोनॉमिक फैक्टर्स हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं कि भाई एम्प्लॉयमेंट अच्छा मिल रहा है, एंटरप्रेन्योरशिप अच्छी मिल रही है। जैसे कि दिल्ली के अंदर सबसे ज़्यादा लार्ज नंबर ऑफ एमएनसीज़ देखने को मिलती है और पॉपुलेशन भी देखने को मिलती है। अभी आप खुद सोचिए, अगर आपको कोई स्टार्टअप शुरू करना है तो आप कहाँ पे करना पसंद करोगे? जहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेशन है। अगर आपके टाउन में बंदे ही 100 रह रहे हैं, तो आप वहाँ पे स्टार्टअप कैसे सक्सेसफुल कर पाओगे? आपको डेंस पॉपुलेशन लेट कोई सिटी हो, उसी को टारगेट करना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं कि जहाँ पे बेटर सिविक फैसिलिटीज़ हो, जैसे कि उसका कोई सिटी है, उसका एचडीआई अगर बहुत अच्छा है, तो आप उधर जाना पसंद करोगे, भई वहाँ पे लाइफ़स्टाइल लोगों की अच्छी है, तो वहाँ पे चले जाते हैं। जहाँ पे एग्ज़ाम्पल मैंने लिख दिया मुंबई का, आप कुछ भी लिख दीजिए, ठीक है? बैंगलोर लिख दीजिए, अहमदाबाद लिख दीजिए, कुछ भी लिख दीजिए, सब चलता है। इवन आई वुड से मुंबई से ज़्यादा यहाँ पे क्या लिखना चाहिए था पता है? इंदौर। क्योंकि इंदौर की जो सिविक इम्यूनिटीज़ है ना, वो सबसे अच्छी है हमारी कंट्रीज़ में। उधर का सैनिटेशन बहुत अच्छा है, उधर जो आपको अपॉर्च्युनिटीज़ प्रोवाइड होती है, वो भी अच्छी है, तो इंदौर लिख सकते थे। फिर तीसरा, पॉलिटिकल सपोर्ट प्रोवाइड होता है। अभी देखो यहाँ पे थोड़ा-सा ध्यान दो कि पॉलिटिकल सपोर्ट मतलब जो भी सिटीज़ होगी, गवर्नमेंट उधर ज़्यादा दान देती होगी, राइट? जो एक्सपो आपके होते हैं, इन्वेस्टमेंट एक्सपो हो, ऑटो एक्सपो हो, कोई भी एक्सपो हो, कहाँ पे होता है? बड़ी-बड़ी सिटीज़ में होता है, कोई गाँव में नहीं होता है, राइट? तो उधर आपको इन्वेस्टमेंट अपॉर्च्युनिटीज़ भी ज़्यादा मिल सकती है। उसका मैंने एग्ज़ाम्पल क्या लिखा? वियतनाम का हनोई लिख दिया। अभी देखो, क्या मुझे पता है वियतनाम में क्या हो रहा है? नहीं पता है। बट मुझे ये पता है वियतनाम और उसकी कैपिटल कौन-सी है? तो हनोई है। अगर इंडिया की कैपिटल में इतना कुछ होता है, तो डेफिनिटली वियतनाम की कैपिटल में भी होता ही होगा, राइट? और हमें पूछा क्या गया है डेवलपिंग कंट्रीज़, तो हम सिर्फ इंडिया का नहीं लिख सकते ना, दूसरी भी डेवलपिंग कंट्रीज़ को हमें ऐड करना चाहिए।
तो मैंने भी ऐड कर दिया वियतनाम और उसकी कैपिटल लिख दी। और ये कोई भी गलत कर ही नहीं सकता है, क्योंकि ऐसा डेफिनेटली होता ही होगा, हर एक कैपिटल में होता है। फिर वही एजुकेशनल फैक्टर्स भी होते हैं, क्योंकि ज्यादातर स्कूल्स और कॉलेजेस अच्छी कहाँ होती है, बड़ी बड़ी सिटीज के अंदर होती है। यहाँ पे मैंने क्या ऐड किया, एक अहमदाबाद ऐड कर दिया और दूसरा कर दिया बीजिंग चाइना। डेफिनेटली बीजिंग चाइना की कैपिटल है, तो वहां पे अपॉर्चुनिटीज होगी ही होगी, तो लिख दो उसे। मैं कायदे से उधर देखने नहीं गया हूँ, बट फिर भी मुझे पता है कि ऐसा होने ही वाला है, इट इज फैक्ट। और आपको डेवलपिंग कंट्रीज पूछा है तो आप सिर्फ इंडिया नहीं लिख सकते हो, आपको दूसरे एग्जांपल्स देने हैं। तो मैंने यहाँ पे दे दिए हैं कि भाई चाइना भी है, वियतनाम भी है, और मैं चाहूँ तो इजिप्ट भी लिख सकता था, कुछ भी लिख सकता था, जो भी कंट्री आपके दिमाग में आए वो और उसकी कैपिटल लिख दो, चल जाएगा। इसको बोलता है स्मार्ट वर्क, कि आपको पता है कि ऐसा होने ही वाला है फिर भी अपना लिख, स्मार्ट वर्क करो थोड़ा, ठीक है, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। चलिए, फिर एक एक चीज को तो एड्रेस हमने कर दिया, दूसरी कौन सी चीज थी, उन्होंने बोला था ना कि स्मॉलर टाउन्स में भी होता तो है, बट मोर यहाँ पे होता है, तो हमें हल्का सा बताना पड़ेगा कि भाई स्मॉलर टाउन्स में भी होता है। उसको आप छोटे से डायग्राम में बता सकते हो, चार्ट बना दिया कि भाई क्यों होता है। आप खुद सोचिए, लोग गांव की तरफ क्यों आते हैं, छोटे छोटे टाउन्स की ओर क्यों आते हैं, उनको भाई वो सिटी लाइफ से, शोर से तंग आ गए होते हैं, थोड़ा सा पीस चाहिए होता है, तो भाई पीस के लिए आते हैं। फिर पेंडेमिक में हमने दौरान देखा था कि बहुत सारे लोग वापस गाँव आ रहे थे कि भाई उधर ज़्यादा डेंसिटी है, थोड़ा गाँव में आते हैं, घर पे रहेंगे, तो भाई पेंडेमिक। फिर किसी को खेती करनी है तो भी आएगा, एग्रीकल्चर या फिर उसके रिलेटेड स्टार्टअप हो, या फिर उनको परिवार के बहुत प्यार है तो वो भी आते हैं कि भाई हम परिवार के साथ रहेंगे गाँव में सब एक साथ। ठीक है, तो एक आपको जो भी पॉइंट लिखना हो आप लिख सकते हो, ठीक है, ऐसा मैंडेटरी नहीं है कि जो मैंने लिखा है उस तरीके से ही आप सोचो, बट कुछ भी लिख दीजिए, सब चलता है। अभी यहाँ पे भी देखो मैंने 4 पॉइंट लिखे थे और यहाँ पे भी 4 पॉइंट ही लिखे हैं। तो एक कोहेरेंस मेंटेन हो कि हाँ भाई दोनों बात आपको इजीली पता है, ठीक है। अभी इसको कंक्लूड कैसे करना, मैंने देखो बहुत से इंस्टीट्यूशन का आंसर देखा था ना, ये जब ये 2024 का ही क्वेश्चन है, तो मैंने देखा था तो मुझे पता क्या चला कि भाई ये लोग लिख क्या रहे हैं, कि चैलेंजेस लिख दे रहे हैं, कि हालांकि माइग्रेशन की वजह से ये सिटीज में चैलेंजेस हो रहे हैं, बट क्यों लिख रहे हो भाई, आपको कहाँ चैलेंजेस पूछे हैं, इस क्वेश्चन में आपको कहीं पे भी दिख रहा है कि चैलेंजेस लिखो, नहीं, राइट। पूरा का पूरा क्वेश्चन जो है वो हमें डिस्कस करना है डेवलपिंग कंट्रीज में और माइग्रेशन के ऊपर, तो चैलेंजेस कंक्लूजन में क्यों लिखोगे, और वो भी कंक्लूजन में चैलेंजेस आपके आंसर को नेगेटिव बनाता है, वो नहीं लिखने होता है। उससे अच्छा आप क्या लिख दोगे, टू कंक्लूड माइग्रेशन इन डेवलपिंग कंट्रीज, ये मैंने बता दिया कि मैं अभी अपने टॉपिक से हिला नहीं हूँ, वहीं पे हूँ। कॉम्प्लेक्स इशू है और मल्टी डायमेंशनल इशू है। यस, कॉम्प्लेक्स तो है, पता नहीं कौन कैसे माइग्रेट करेगा, ठीक है, और मल्टी डायमेंशन मतलब किस वजह से माइग्रेट करेगा वो भी हमें नहीं पता है। हमें बस ध्यान क्या रखना है, जो भी माइग्रेशन हो वो सस्टेनेबल हो और जस्ट हो, मतलब सस्टेनेबल मतलब एनवायरनमेंट के साथ हो, हम कुछ बुरा नहीं कर रहे हो, जस्ट मतलब कि भाई अच्छी तरीके से हो, उसमें कुछ इविल नहीं रिलेटेड है, ठीक है। बस ये आपका पूरा का पूरा होलिस्टिक आंसर हो गया। और देखो इसमें मैंने एक भी कोई भी डेटा का यूज नहीं किया है, कोई भी रिपोर्ट का यूज नहीं किया है, सिर्फ नॉर्मली लिखा हुआ है, बट इट इज स्टिल अ वेरी गुड आंसर। मेरा आंसर इसलिए मैं तारीफ नहीं कर रहा हूँ, बट एक्चुअली ये है अच्छा आंसर। आपको जो पूछा जाता है वो चीज को आप अगर एड्रेस कर सकते हो अपने आंसर में, देन इट इज वेरी गुड। बाकी ना आप क्या कीजिए, जो दूसरे मेंबर्स हैं वो जो आंसर भेजते हैं उन्हें भी देखिए कि भाई आकांक्षा ने जो आंसर भेजा हुआ था, इट वाज एक्चुअली अ वेरी गुड आंसर, यू शुड रेफर इट, कि हाँ भाई ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। उनके जो आपको लिखने का तरीका है उनको कॉपी कीजिए, जो वर्डिंग होती है उसको कॉपी कीजिए, जो उन्होंने रिपोर्ट मेंशन किया है उनको कॉपी कीजिए, तो आपको पता चलेगा कि ये दूसरे कैसे लिखते हैं और हमें उनसे कैसे सीखने की जरूरत है, ठीक है। चलिए, अभी हम आज की न्यूज शुरू करते हैं। तो भाई सबसे पहली हमारी न्यूज है डीप ओशन मिशन के रिलेटेड। माफ कीजिएगा, डीप ओशन मिशन तो अंदर की बात है, बट न्यूज है कि हमें हाइड्रोथर्मल वेंट फाइंड किए हैं इंडियन ओशनोग्राफर्स ने। ओके, सबसे पहले हाइड्रोथर्मल वेंट्स होते क्या हैं। तो देखो आपने हॉट स्प्रिंग्स देखी होगी, ठीक है, जहां से वो गर्म पानी निकलता होता है, बहुत सारी जगह पे है, जैसे कि तुलसी श्याम बहुत फेमस है। वैसे हाइड्रोथर्मल वेंट्स क्या होते हैं कि भाई उसी के जैसा हमें बस सी के अंदर देखने को मिल रहा है, ओशन बेड के अंदर। अभी जगह क्या है, मतलब क्या है, इन शॉर्ट ये जो ओशन बेड है समझ लीजिए, ये पानी पानी है, ठीक है, पूरा ओशन है। इसी ओशन के अंदर हल्की सी ना फिशर है, थोड़ी सी क्रैक है ओशन बेड के अंदर, उसकी जो सतह है वहां पे, पानी के अंदर नहीं, उसका जो सी बेड होगा ना, उसकी भी जमीन होगी, ओशन का जो एंड तो होगा, वहां पे थोड़ा सा क्रैक है। अभी वहां पे क्रैक है तो जो आजू बाजू का, इसको सी बेड समझिए, ये ऊपर पानी समझिए, ठीक है।
तो जो आजू-बाजू का पानी होगा वो क्या होगा, इसके अंदर थोड़ा-सा जाएगा, ठीक है? और ये ना बहुत ही गर्म जगह होती है, तो इसके आस-पास मैग्मा वाला चीज़ें होंगी और उसके पानी उनके कॉन्टैक्ट में आएगा और जो ठंडा पानी होगा, वो भी गर्म हो जाएगा, ठीक है? और वो गर्म होके क्या करेगा, तो उसके आस-पास जो भी मटेरियल होगा, वो पानी भी गर्म हुआ है ना, तो उसको भी धीरे-धीरे वो डिसॉल्व करता जाएगा, तोड़ता जाएगा। दैट्स इट। वही होता है हाइड्रोथर्मल वेंट। देखो, हाइड्रो का मतलब क्या होता है? पानी, थर्मल का मतलब गरम, वेंट मतलब जहाँ से निकल रहा है, दैट्स इट। तो गरम पानी जहाँ से निकल रहा है, इट इज़ हाइड्रोथर्मल वेंट्स। सबसे ज़्यादा हमें हाइड्रोथर्मल वेंट कहाँ पे मिलते हैं? तो ग्लोबल मिड ओशियनिक रीजेस है, वहाँ पे मिलते हैं। ये भी भई एक फूड वेब का बहुत अच्छा पार्ट है डीप सी एनवायरनमेंट के अंदर, और ये डाइवर्स इकोसिस्टम और माइक्रो कम्युनिटीज़ को भी सपोर्ट करता है। हमें ये अभी-अभी कहाँ पे मिला है? तो भई इंडियन ओशन के अप्रॉक्सिमेटली 4500 मीटर नीचे मिला हुआ है। इससे हमें और क्या फ़ायदा होने वाला है? जो हमारा डीप ओशन मिशन है, मेनली उसमें हम क्या करने वाले, भई मिनरल को एक्सप्लोर करते हैं, ये वो, उसके हमें फ़ायदा मिलेगा। ये देखो नीचे लिखा हुआ है, उसको ही देखते हैं कि भई डीप ओशन मिशन तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस ने के अंदर काम करता है, 2021 में अप्रूव हुआ था, 5 साल के लिए ये काम करने वाला है। मेन इसका फ़ोकस क्या है कि भई डीप सी माइनिंग की हमें टेक्नोलॉजीज़ बनानी है। फिर हम मेन सबमर्सिबल नीचे रखने और समुद्र में उतारने वाले हैं। फिर ओशन का क्लाइमेट कैसे चेंज होता है, उसमें क्या-क्या चीज़ें होती है, ओशन को पूरा सर्वे करेंगे और एक्सप्लोरेशन करेंगे। फिर उधर हम एडवांस मरीन स्टेशन फॉर ओशन बायोलॉजी भी बनाएँगे। एनर्जी, फ्रेश वाटर, सब कुछ इन शॉर्ट हम देखने वाले हैं, ठीक है? बट किसका? तो डीप ओशन के रिलेटेड है। अभी देखो ये जो मिशन होते हैं ना, वो बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं क्योंकि यूपीएससी का हर साल एक पीवाईक्यू आता ही आता है, जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ या फिर गवर्नमेंट के मिशन से रिलेटेड पूछा गया हो। जैसे कि हॉर्टिकल्चर मिशन के ऊपर पूछा गया है, फिर हमारा जो स्पेस मिशन है, चंद्रयान, उनके ऊपर ऑलरेडी पूछा गया है। तो ऐसा ऑलरेडी बहुत कुछ आता रहता है। तो ऐसा सब आपको ध्यान रखना है कि अच्छा डीप ओशन मिशन है तो ये होने वाला है। अभी देखो ये हाइड्रोथर्मल वेंट है, उनका भी क्या सिग्निफिकेंस है, तो सब आप खुद सोचिए, ये क्या कर रहा है, ठंडा जो पानी था आस-पास का उसको धीरे से गर्म किया और आजू-बाजू भी गर्म पानी पहुँचाया, राइट? तो सबसे पहले तो ये हीट ट्रांसफर का और केमिकल ट्रांसफर का काम करता है। दूसरा हमने देखा ना कि जो माइक्रोब्स रहते हैं उधर की जो पूरी फूड वेब है उसको ये सपोर्ट करता है, तो वही दूसरा पॉइंट हो गया वो। फिर सोर्स ऑफ वैल्यूएबल मिनरल्स भी होता है क्योंकि फिशर्स है तो उधर से आप मिनरल्स निकाल सकते हैं, और ये प्रोवाइड करता है आपको ओरिजिन ऑफ अर्थ की इनसाइट्स को कि भई अर्थ के अंदर ऐसा-ऐसा चीज़ है तो हम अनुमान लगा सकते हैं कि कैसे अर्थ का भी ओरिजिन हुआ होगा। ओके, अभी ना हम सबसे पहले नीचे वाली न्यूज़ ले लेते हैं, वो थोड़ा-सा इम्पोर्टेंट है कि भई स्टेट फाइनेंस रिपोर्ट आई है आरबीआई की, और उन्होंने कुछ-कुछ डेटा दिया है। सबसे पहले ये डेटा को समझने से पहले आपको ये चीज़ है क्या उसको समझना पड़ेगा, ठीक है? फिस्कल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट, कैपिटल एक्सपेंडिचर, उसको देख लेते हैं, फिर ये रिपोर्ट देखते हैं। नीचे आ जाइए। देखो सबसे पहले हमारा बजट, पूरे इंडिया में पैसा कहाँ से आता है, कहाँ पे जाता है, उसको देख लेते हैं। तो देखो 2 टाइप के बजट के अंदर अकाउंट होते हैं। एक होता है रेवेन्यू अकाउंट, दूसरा होता है कैपिटल अकाउंट। दोनों में भी फ़र्क क्या होता है? देखो पहले कैपिटल अकाउंट समझ लेते हैं, वो छोटा-सा है। तो जो बड़ी-बड़ी लोन्स हैं या फिर कोई हमने कोई बड़ी-बड़ी चीज़ें बनाई हुई है या फिर कहो हमारी सेविंग्स पड़ी हुई है, उन सबको हम क्या बोलते हैं? कैपिटल अकाउंट। जैसे देखो कोई मैंने लोन ली है, उधार ली हुई है और उधर से मुझे कोई पैसा, देखो सबसे पहले तो रिसीट जो होती है ना, उसका मतलब पैसा आना, एक्सपेंडिचर मतलब पैसा जाना, ठीक है? रिसीट मतलब जो मैं कमा रहा हूँ, एक्सपेंडिचर जो मैं खर्च कर रहा हूँ। मुझे कहाँ-कहाँ से पैसा मिल सकता है? तो हो सकता है मुझे कोई लोन मिल गई हो, तो मुझे पैसा मिल सकता है, या फिर मैंने मार्केट से बोरो कर लिया हो, तो भी मिल सकता है, या फिर कोई मेरी बचत पड़ी हुई है, तो मुझे मिल सकता है। या फिर ऐसे कोई भी और अलग-अलग सोर्स हो सकते हैं, जैसे कि डिसइन्वेस्टमेंट भी वन ऑफ द सोर्स है। मतलब कि जो मेरे पास प्रॉपर्टी थी उसको मैंने बेच दिया या फिर उसका कुछ शेयर मैंने बेच दिया, तो भी मुझे पैसा मिलेगा। तो इन सब चीज़ों को बोलते हैं कैपिटल, ठीक है? कैपिटल यूजुअली क्या है कि उसका जो टेन्यूर होता है, ड्यूरेशन होता है, वो लॉन्ग होता है। रेवेन्यू का होता है वो शॉर्ट होता है, ठीक है? तो जो लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए कोई चीज़ें, कोई मुझे इनकम मिल रही है या फिर जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसको हम बोलेंगे कैपिटल रिसीट्स, ठीक है? और इसके एक्सपेंडिचर भी कैसे होंगे? सेम टू सेम होंगे। एक्सपेंडिचर में क्या हो सकता है कि मैंने किसी को लोन दे दी, इवन व्हेन मैं स्टेट को लोन देता हूँ, मैं यूनियन हूँ तो स्टेट्स को लोन दे दिया, या फिर मैंने कोई डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट बना दिया, जैसे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बना दिया, ठीक है? फिर डिफेंस के अंदर कोई मैंने खर्चा कर दिया या फिर कोई मैंने स्पेसक्राफ्ट बना दिया, जीएसएलवी बना दिया। तो ऐसे जो खर्चे जिससे मुझे इन फ्यूचर
इनकम मिलने वाली है या फिर उस जो भी चीज मैं बनाया हूँ उसका कुछ फायदा मिलने वाला है, तो वैसी चीजों को बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो देखो मैं अगर लोन देता हूँ तो मुझे इंटरेस्ट मिलने वाला है। फिर मैं कोई डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट बनाया, जैसे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बना दिया, तो उधर टूरिज्म आएगा, उधर की टिकट्स आएगी, तो मुझे अगेन पैसा मिलेगा। फिर डिफेंस में या फिर स्पेस सेक्टर में मैंने कोई व्हीकल बना दिया, तो उसका भी क्या है, मैं बार बार यूज करने वाला हूँ, राइट, मुझे उससे फायदा मिलने वाला है, देन इट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। अभी ना यूपीएससी हर बार घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछता है, बट आपको ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि अगर ये मुझे आगे जाके काम आने वाला है, इससे आगे जाके रिटर्न मिलने वाला है, तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर ही है। तो आप खुद बताइए, कैपिटल एक्सपेंडिचर अच्छा होता है या बुरा होता है? तो अच्छा होता है। क्यों? क्योंकि उससे रिटर्न मिलने वाला है इन फ्यूचर। अभी दूसरी बाजू देखते हैं बजट की, तो रेवेन्यू होता है, रेवेन्यू अकाउंट। उसके अंदर क्या होता है, रेवेन्यू रिसीट होती है और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। अभी रेवेन्यू रिसीट में कौन-कौन सा होगा, तो जो भी गवर्नमेंट टैक्स के थ्रू कमा रही है। अभी देखो, ये टैक्स के थ्रू क्या होता है, वोलेटाइल होता है ना, कि इस साल किसी का ज़्यादा टैक्स आया, इस साल कम आया, ऐसा तो है नहीं परमानेंट आ रहा होगा। तो इसलिए वो रिसीट्स रेवेन्यू रिसीट बाजू आता है। ठीक है, टैक्स कौन सा हो सकता है, इनकम टैक्स हो गया, कॉमोडिटी सर्विस, प्रॉपर्टी कैपिटल के टैक्स, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, या फिर नॉन टैक्स भी हो सकता है, मतलब मैंने कोई एक्स्ट्रा में कोई चार्ज लगा दिया हो, या फिर किधर से मुझे डिविडेंड मिल रहा हो। ठीक है, मैंने किसी के पे इन्वेस्ट कर रखा था शेयर के अंदर, उससे मुझे डिविडेंड मिल रहा है, तो वो भी हो गया। ठीक है, या फिर करेंसी या फिर कॉइनेज मिंट किया था, उससे पैसा मिल रहा है। तो ऐसे जो भी पैसे मिल रहे हैं ना, वो नॉन टैक्स है, मतलब मैंने टैक्स इन शॉर्ट नहीं लगाया, फिर भी मुझे पैसा मिल रहा है, तो वो नॉन टैक्स कहलाया जाएगा। किसके अंदर? तो रेवेन्यू अकाउंट के अंदर ही। अभी इसके एक्सपेंडिचर भी कौन से होंगे, जिससे मुझे कुछ भी रिटर्न नहीं मिलने वाला है। जैसे कि मैं एग्रीकल्चर में सब्सिडी प्रोवाइड करता हूँ, या फिर पुलिस, जुडिशरी, डिफेंस किसी का पगार देता हूँ। इससे क्या मुझे कुछ भी रिटर्न मिल रहा है? कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो ऐसे सब मेरे जो खर्चे होंगे, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होंगे। और इवन ना कोई लोन मैंने ली हुई है, उस लोन का मैं इंटरेस्ट पे कर रहा हूँ, तो वो भी कहाँ पे जाएगा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर जाएगा। ठीक है? तो दोनों का मतलब समझ गए। और अब खुद बताइए, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अच्छा है या फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर अच्छा है? डेफिनिटली कैपिटल एक्सपेंडिचर अच्छा है। ठीक है, अभी ना इसी की हम डेफिसिट समझ लेते हैं। देखिए, सबसे पहले बजट डेफिसिट। बजट डेफिसिट मतलब मेरी टोटल इनकम, मतलब किधर से भी टोटल इनकम आ रही है, और मेरा टोटल एक्सपेंडिचर, उल्टा मैं बोल रहा हूँ, जब कुछ भी चलता है, मेरे टोटल इनकम में से टोटल एक्सपेंडिचर हटा दो, फिर मेरा अगर खर्चा रह जाता है, देन इट इज डेफिसिट। मतलब कि समझ लीजिए, मेरा खर्चा था, टोटल खर्चा 100 रुपए, और मेरी टोटल इनकम थी 50 रुपए, तो मेरा जो बजट डेफिसिट है वो कितना हो जाएगा? 50 रुपए का। ठीक है, मतलब 100 माइनस 50 इज इक्वल टू 50। अभी देखो, ये जो टोटल रिसीट्स है ना, ये रिसीट्स में हम सब कुछ देख लेते हैं। इवन मैंने किसी से उधार भी लिया है, लोन भी ली है, तो उसको भी इंक्लूड कर लेंगे। टोटल जिधर से भी पैसा आया हो, उन सबको इंक्लूड कर लो। ठीक है, फिर आती है फिस्कल डेफिसिट। इधर ध्यान से समझना, यूपीएससी ने 2-3 बार क्वेश्चन पूछा है, और हर बार इस लैंग्वेज में पूछा है ना, कि लोग कंफ्यूज हो गए। तो फिस्कल डेफिसिट क्या होती है? तो इसमें अगेन हम टोटल एक्सपेंडिचर तो गिनेंगे, बट टोटल रिसीट नहीं गिनेंगे, मतलब टोटल इनकम नहीं गिनेंगे। इसमें हम कौन सी इनकम गिनेंगे? जिसको मुझे डेट क्रिएट नहीं हो रहा है, या फिर इसमें हम जिधर जो उधार ले रहे हैं ना, उसको हटा देंगे। मतलब सारी की सारी इनकम गिनो, बट जो उधार से आई हुई है उसको मत गिनो। ठीक है, तो उसका भाई डेफिनेशन मतलब क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, कि भाई सारे के सारे रेवेन्यू रिसीट्स, मतलब टोटल मेरी रिसीट्स। ठीक है, सिर्फ रेवेन्यू रिसीट नहीं है, टोटल रिसीट्स ही समझिए। ये नीचे वाली डेफिनेशन समझिए, इजीली समझोगे, कि मेरी टोटल रिसीट्स, बट मेरी बोरोइंग को एक्सक्लूड कर देना है। ठीक है, कि मैं जो बोरो उधार लिया हूँ उसको नहीं गिनना है। या फिर क्या हो सकता है, मेरे ये रेवेन्यू रिसीट्स, मतलब दो अकाउंट है ना, एक रेवेन्यू अकाउंट से रिसीट्स है और एक कैपिटल अकाउंट की रिसीट्स है। तो भाई रेवेन्यू रिसीट्स प्लस कैपिटल रिसीट्स, बट कौन सी रिसीट्स? नॉन डेट क्रिएटिंग, मतलब जिससे उधार नहीं हुआ है, ऐसी नॉन डेट क्रिएटिंग। तो उसको मैं ऐड कर लूं, तो मेरा क्या बन जाएगा? फिस्कल डेफिसिट। तो इन शॉर्ट क्या है? टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट एक्सक्लूडिंग बोरोविंग। ठीक है, ये हमेशा याद रखना और दिमाग में छेप लेना, क्योंकि अभी यूपीएससी अगर फिर से लैंग्वेज कुछ बदल के आता है, बट आपका चीज यही रहना चाहिए। अभी देखो, ये मैंने दोनों लाइन लिखी है, दोनों लाइन का इन शॉर्ट मतलब तो सेम ही है ना, बट यूपीएससी ने दोनों बार अलग अलग तरीके से पूछा था, इसलिए मैंने जबरदस्ती लिखा। फिर क्या है? रेवेन्यू डेफिसिट। तो भाई रेवेन्यू अकाउंट का ही सिर्फ देख ले, कि रेवेन्यू रिसीट्स और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा उसको हम बोलेंगे रेवेन्यू डेफिसिट।
अभी देखो मैं डेफिसिट डेफिसिट बोल रहा हूँ, पॉसिबल है कि सरप्लस भी हो जाए। सरप्लस होने का मतलब क्या है कि आपकी इनकम है वो ज्यादा हो जाए आपके एक्सपेंडिचर से, बट यूजुअली ऐसा देखा नहीं जाता है, हमेशा एक्सपेंडिचर ज्यादा रहता है। तो रेवेन्यू डेफिसिट क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स। ओके, फिर आती है प्राइमरी डेफिसिट। अभी देखो इसका ना गवर्नमेंट यूज करती है, हमारी मोदी जी यूज करते हैं, कि मोदी जी बोलते हैं कि भाई हमारी फिजिकल डेफिसिट तो है, आपकी बात सही है, बट क्यों है? क्योंकि हमारे ऊपर इंटरेस्ट पे करने की लायबिलिटी बहुत ज्यादा है, कि पीछे जो गवर्नमेंट रह चुकी है ना, वो इतनी लोन ली हुई है, उसका हम इंटरेस्ट ही पे कर रहे हैं। तो प्राइमरी डेफिसिट हमारी देखिए वो हमारी ज्यादा अच्छी है। प्राइमरी डेफिसिट अच्छी है उसका मतलब क्या है कि भाई एफडी जो होती है, मतलब कि फिजिकल डेफिसिट जो होती है, उसमें से आप जो इंटरेस्ट पे करो ना उसको हटा दो, उस खर्चे को हटा दो, तो जो आपकी डेफिसिट आएगी वो आएगी प्राइमरी डेफिसिट। मतलब कि समझ लीजिए मेरी जो फिजिकल डेफिसिट थी वो मेरी 100 रुपए थी, ठीक है, और इस 100 रुपए में जो इंटरेस्ट में पे कर रहा था, कोई भी लोन ली हुई हो मैंने, वो 10 रुपए पे कर रहा था, ठीक है, तो इसको मैं हटा देता हूँ। फिर जो मेरा बचेगा, जो 90 रुपीज बचेगा, वो मेरा क्या कहलाएगा? प्राइमरी डेफिसिट। ओके, और फिर एट लास्ट आती है इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। मतलब कि इसमें ना रेवेन्यू डेफिसिट ही हम देख रहे हैं, बट उस रेवेन्यू डेफिसिट में से माइनस कर देंगे वो पैसा, जो पैसा हमने किसी कैपिटल असेट में खर्च किया हुआ है। कैपिटल असेट मतलब क्या, कि जिससे इन फ्यूचर इनकम आने वाली है। तो इस रेवेन्यू डेफिसिट में से मैं अगर ऐसे कैपिटल असेट्स के खर्चे को हटा दूं, तो मेरा आ जाएगा इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। ठीक है, क्लियर है? सारे के सारे एक बार फिर जल्दी से गो थ्रू कर लें। बजट डेफिसिट मतलब टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स। फिजिकल डेफिसिट मतलब टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स बट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। फिर वही एफडी के ऊपर से उतर के आता है प्राइमरी डेफिसिट। ठीक है, इसमें क्या है कि बस जो भी आपकी एफडी थी फिजिकल डेफिसिट, उसमें से इंटरेस्ट की लायबिलिटी हटा दो तो प्राइमरी डेफिसिट बन जाएगा। फिर रेवेन्यू डेफिसिट मतलब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स। और एट लास्ट इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट मतलब सिर्फ जो आप कैपिटल असेट्स बना रहे हो उसको हटा दो रेवेन्यू डेफिसिट में से, तो आपका बन जाएगा इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। ध्यान दीजिएगा ये सारे के सारे सरप्लस भी हो सकते हैं अगर आपकी इनकम ज्यादा हो एक्सपेंडिचर से, बट ऐसा यूजुअली होता नहीं है। ठीक है, चलिए अभी हम न्यूज को समझते हैं तो आपको समझ में आएगा। सबसे पहले क्या रिपोर्ट ने बोला कि भाई जो फिस्कल डेफिसिट है वो हल्की सी बढ़ गई है, कि पहले ये 2.7% थी, अभी 2.9% ऑफ जीडीपी हो गई है। ठीक है, फिर रेवेन्यू डेफिसिट की बात करें तो ये हल्की सी डिक्लाइन हुई है। फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करें तो कैपिटल एक्सपेंडिचर हमारा थोड़ा सा बड़ा है, 2.6% हो गया है, पहले ये 2.2% था। आपको समझ आ रहा है राइट जो भी मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं नीचे सब बता के आ गया हूँ। फिर जो हमारा टोटल डेट है, ओवरऑल डेट कितना उधार ले रखा है, वो हल्का सा गिर गया है, पहले ये 31% था और अभी ये 28% हो गया है। जबकि फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी और बजट मैनेजमेंट में क्या बोला गया है, ये 20% जितना होना चाहिए तब ये ठीक है, अभी के लिए 28 है, बट हमारा टारगेट रहेगा कि इसको और कम करें। ठीक है, की रिफॉर्म्स क्या है कि भाई इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स कीजिए, स्टेट सपोर्ट मिशन लेके आइए, एक्सपेंडिचर रिफॉर्म कीजिए, कम खर्चा कीजिए ऑफ कोर्स, और जो खर्चा हो रहा है वो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर कीजिए ताकि जिसको चाहिए उसको मिल सके। फिर बोरोइंग रिफॉर्म्स कीजिए। फिर वही की रिकमेंडेशन में रेशनलाइजेशन ऑफ सब्सिडी को रेशनलाइज कीजिए सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स को। फिर अदर में डेट को कंसोलिडेट कीजिए, टाइमली डेटा अवेलेबल कीजिए, ये सब बकवास बातें हैं। ठीक है, मेन तो हमने ये सब ट्रेंड देखना था, ये आपने देख लिया। ओके, ये ना आप याद रखना, ये आपको कहीं पे भी काम आ सकता है। ठीक है, ये ओरल डेट को भी ले लो, ये कहीं पे भी आपको काम आ सकता है, कोई इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है तो आप इसको यूज कर पाते हो। और हाँ, ये भी याद रखना, ये जो टाइप्स ऑफ डेफिसिट है कभी भी पूछा जा सकता है, बजट बजट बहुत बार पूछा गया है, इसलिए ध्यान देना है। अभी हम वरी से ऊपर डिस्कस करते हैं जो जरूरी था, कि भाई रिपोर्ट आई है पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की रिलेटेड टू सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट। बोला गया कि भाई काम हम स्कीम्स तो बहुत सारी चला के चलते हैं, बट फिर भी उतना इम्प्लीमेंटेशन ठीक से हो नहीं रहा है, उतना अच्छा आउटकम नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है भाई? तो यहाँ पे देख लीजिए कि भाई हमने कोई सबसे पहले तो भाई पार्लियामेंट्री कमेटी की रिपोर्ट थी, इसके अंदर कौन कौन आते हैं, तो भाई 31 मेंबर्स आते हैं, 21 लोकसभा से और 10 राज्यसभा से। ठीक है, हर एक पार्लियामेंट्री कमेटी में ऐसा नहीं होता है, बट ये जो डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट की है उसके अंदर इतने मेंबर है। ओके
अभी देखते हैं भाई क्यों नहीं हो रहा है। तो भाई नॉट फिक्सिंग ऑफ फिजिकल टारगेट की सॉरी फिजिकल टारगेट की जो हमने टारगेट रखे हैं उसको कायदे से फिक्स करके नहीं रखा हुआ है, इसलिए भी दिक्कत होता है। जैसे कि हमें देखने को मिला प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के अंदर। फिर इसलिए देखो कोई टारगेट ही नहीं है ना, तो आप एक्सेस भी ठीक से नहीं कर सकते हो। आपको अगर पता हो कि भाई 10 रुपए का माल खरीदना था और 5 का ही आया है, तो आप बताओगे ना कि भाई ठीक से काम नहीं हुआ है। आपने बोला ही नहीं कि कितना काम करना था, तो कैसे चलेगा? तो भाई टारगेट सेट करो। फिर भाई चैलेंजेस है इम्प्लीमेंटेशन के लिए कि भाई कोई भी स्कीम आई है तो उस स्कीम के रिलेटेड जो बेनिफिशियरीज होती है उनके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं होता है। अगर वो होता है तो कायदे से फंड टाइमली नहीं आता हो, और सब कुछ है तो उसका यूटिलाइजेशन ठीक से नहीं हो रहा है, तो सब दिक्कत है। फिर इनप्रॉपर इन्फोर्समेंट है लेजिस्लेशंस का, जैसे कि ST एक्ट, SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट 1989 काम में है। फिर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955 भी है। बट क्या इसका कायदे से इन्फोर्समेंट हो रहा है? नहीं हो रहा है। इवन आप बोलोगे ना कि भाई इसके अंदर मेरी कंप्लेंट फाइल करो, आपको पूछेंगे आपके पास कोई प्रूफ है? आप बोलोगे नहीं, प्रूफ तो नहीं है भाई। तो छोड़िए, कुछ नहीं हो सकता है, एफआईआर फाइल नहीं होगी, जाइए। तो इन्फोर्समेंट बहुत वीक है, तो आप कैसे भाई वेलफेयर कर पाओगे? रिकमेंडेशन तो फिर क्या दी गई? देखो इससे ऊपर भी आप बहुत सारे रीजंस लिख सकते हो, ठीक है, क्यों नहीं हो रहा है। आपको खुद पता है कोई भी पॉलिसी आती है या फिर कोई भी गवर्नमेंट ने एम ले रखा है, उसको क्यों इम्प्लीमेंट हम ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। 50 रीजन है आपके पास, आप कुछ भी लिख सकते हो कि भाई गवर्नमेंट के अंदर खुद करप्शन है, पब्लिक को ही पता नहीं है, लैक ऑफ पब्लिक अवेयरनेस है। फिर भाई घोस्ट बेनिफिशियरीज हमें देखने को मिलते हैं। मतलब घोस्ट बेनिफिशरीज मतलब कि जो एक्चुअली इसका बेनिफिशियरी है ही नहीं, डुप्लीकेट बन के आ रहा है ताकि बस उसे कुछ फायदा मिल जाए, तो इट इज घोस्ट बेनिफिशरीज, वो देखने को मिलते हैं, ठीक है। फिर सब्सिडीज का गलत फायदा उठाया जाता है, तो बहुत कुछ है, आप अपने दिमाग से लिख सकते हैं। फिर सम की रिकमेंडेशन क्या है भाई? कैपेसिटी बिल्डिंग कीजिए, जिसको जरूरत है उनको इंस्टीट्यूशंस की, साथ ही साथ पब्लिक की भी कीजिए, भले यहाँ ना लिखा हो। फिर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को बढ़ाइए, मतलब कि स्टेट और जो सेंटर है दोनों साथ मिलकर काम कीजिए। फिर इंफॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन, उसके ऊपर काम कीजिए ताकि पॉलिसी का भाई पहले पब्लिक को पता तो चले, फिर उसके ऊपर अकॉर्डिंग जो भी हमें काम करना हो। और फिर एड्रेस कीजिए आप स्टेट स्पेसिफिक इश्यूज को, क्योंकि होता क्या है, जो चैलेंजेस होते हैं ना वो डिफरेंट होते हैं। हो सकता है कि बिहार के अंदर कोई अलग चैलेंजेस है, और पॉसिबल है कि हो सकता है गुजरात के अंदर जो चैलेंजेस है वो भी अलग अलग है। ये आपको खुद आइडेंटिफाई करना होगा, और वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच हर जगह नहीं चलेगी, तो स्टेट स्पेसिफिक अप्रोच रखिए, ठीक है। ओके, तो भाई मेजर स्कीम्स क्या क्या है जो ऑलरेडी काम कर रही है वल्नरेबल सेक्शंस के लिए? तो भाई शेड्यूल्ड कास्ट के लिए हम देख लें, तो श्रेयास एंड पीएम अजय, ये बड़ी बड़ी स्कीम्स है, ऐसी तो बहुत सारी स्कीम्स चलती है, ठीक है। तो उसको श्रेयास मतलब स्कॉलरशिप फॉर हायर एजुकेशन फॉर यंग अचीवर स्कीम, एंड अजय मतलब अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना। आपको जो याद रहे वो आप लिख सकते हो, ठीक है। इससे बाहर भी बहुत सारी है, आपकी मर्जी से लिखिए। फिर ओबीसी की पीएम यशस्वी है, यंग अचीवर स्कॉलरशिप अवार्ड स्कीम्स फॉर वाइब्रेंट इंडिया सिटीजन, सीनियर सिटीजन्स के लिए राष्ट्रीय वयोश्री योजना एंड अटल वयो अभ्युदय योजना। और फिर स्माइल है टू अदर सेक्शंस। स्माइल के अंदर क्या आता है? तो मार्जिनलाइज इंडिविजुअल फॉर लिवलीहुड एंड एंटरप्राइज, ये बेगर्स को, ट्रांसजेंडर पर्सन को, होमलेस को, सबको कवर करता है। फिर देखो वल्नरेबल सेक्शंस में सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप कास्ट बेस्ड लिखो या फिर इकोनॉमिक, आप वुमन को भी लिख सकते हो, वुमन भी खुद वल्नरेबल है, ठीक है। फिर आप चाइल्ड के लिए लिख सकते हो क्योंकि चाइल्ड भी वल्नरेबल है। फिर आप भाई पर्सन विद डिसेबिलिटीज को लिख सकते हो क्योंकि वो भी वल्नरेबल है, ठीक है। अभी देखो यूपीएससी ने 2024 का ही एक क्वेश्चन है, या 3 का है, उसमें पूछा था कि भाई सोशल जस्टिस अंडर प्रिविलेज सेक्शन, उनको फुल बेनिफिट नहीं मिल रहा है इवन व्हेन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा सोचा गया था कि उनको मिलेगा, और इसके ऊपर आपको कमेंट करनी है। तो सबसे पहले तो ये अप्रोच क्या होनी चाहिए इस क्वेश्चन की, मैंने आपको यही आज लिखने को दिया है, तो ध्यान से सुन लीजिए कि भाई सबसे पहले तो भाई हाँ कि कॉन्स्टिट्यूशन का ये एम था, उसके कुछ कुछ प्रोविजंस लिख दिए, सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन के नहीं गवर्नमेंट के भी लिखिए कि हमने ये स्कीम्स लाई है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में बोला गया है। तो सबसे पहला वो एड्रेस हो गया चीज, ठीक है। दूसरा क्या होगा कि ये क्यों इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है, उसके आप रीजंस लिखोगे। और तीसरे में क्या लिखोगे कि कैसे हम इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं, ठीक है। तो 2 सेक्शन, तीनों आपकी यहाँ पे ही बात हो गई है कि भाई ये आपके भाई इनिशिएटिव्स हो गए हैं, आपको अगर यूज करने हैं तो आप दूसरे भी लिख सकते हो, ठीक है। बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन के भी कुछ कुछ चीजें लिखिए, क्योंकि ये कॉपी पेस्ट नहीं करना है, ये इसका आंसर नहीं है।
फिर भी ये चैलेंजेस भी आप यूज कर सकते हो थोड़े बहुत, और फिर रिकमेंडेशन भी यूज कर सकते हो। हाँ ये जा सकती है। तो आपका पूरा आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अभी आगे बात करते हैं। इंटर गवर्नमेंटल प्लेटफॉर्म ऑन बायोडाइवर्सिटी इकोसिस्टम सर्विस, उन्होंने रिलीज किया है नेक्सस असेसमेंट रिपोर्ट। इन शॉर्ट यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि आप कोई भी काम करते हैं ना, उससे बायोडाइवर्सिटी पे कितना इम्पैक्ट पड़ता है, क्या इसको आप कभी भी असेसमेंट में ले रहे हो? नहीं ले रहे हो, राइट। बस उसी की बात की गई है। नेक्स्ट नेक्सस असेसमेंट में क्या आता है, 5 पिलर्स है। एक तो बायोडाइवर्सिटी है, वाटर है, फूड, हेल्थ एंड क्लाइमेट चेंज। इसने क्या की इन फाइंडिंग्स में बताया कि भाई अनअकाउंटेड कॉस्ट है कि आप जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज कर रहे हो उसकी वजह से हर साल 10 to 25 ट्रिलियन का आपको लॉस हो जाता है। मतलब आप उतना एनवायरनमेंट या फिर उतनी चीजों को बिगाड़ रहे हो कि उतना लॉस हो सकता है। ये 5 एलिमेंट्स का ही, ठीक है, कि वाटर, बायोडाइवर्सिटी, हेल्थ, क्लाइमेट चेंज की वजह से हमें इतना नुकसान, मतलब इतना खर्चा उठाना पड़ता है या फिर इतना फायदा हो सकता था अगर आप ठीक से करते। फिर बायोडाइवर्सिटी डिक्लाइन हो रही है पर डिकेड, कितनी, तो 2 to 6% जितनी बायोडाइवर्सिटी को आप हर डिकेड में खाते जा रहे हो। ये पिछले 50 साल का डेटा है। और फिर सोशियो इकोनॉमिक जो आपके ड्राइवर्स हैं वो भी काम कर रहे हैं, जैसे कि आप वेस्ट इंक्रीज, आप सॉरी, हम वेस्ट इंक्रीज ज्यादा कर रहे हैं, ओवर कंजप्शन कर रहे हैं, पॉपुलेशन हमारी बढ़ती जा रही है, सी यूज का चेंज है, पॉल्यूशन है, इनवेजिव एलियन स्पीशीज है। इससे बहुत इम्पैक्ट पड़ता है हमारी बायोडाइवर्सिटी के ऊपर, ठीक है। फिर भाई अनसस्टेनेबल फ्रेश वाटर विड्रॉल है, ग्राउंड वाटर से हम ज्यादा एक्सट्रैक्ट करते हैं, वेटलैंड को डिग्रेड करते जा रहे हैं, फॉरेस्ट लॉस होता जा रहा है हमारा। फिर 50% ऑफ जितने भी इमर्जिंग इन्फेक्शियस डिजीज है वो भी क्यों आ रहा है, क्योंकि हमारा जो कनेक्शन है इकोसिस्टम के साथ वो बुरी तरीके से बढ़ रहा है। अब ये खुद ही सोच लीजिए, जो कोविड-19 आया था, ठीक है, वो अलग बात है कि चाइना से इमर्ज हुआ वुहान लैब में, वो सब ठीक है। बट कोविड-19 का वायरस कहाँ से आया, तो बैट से आया। सोचिए, जो आपका चमगादड़ होता है वहां से आया हुआ है। तो ये क्यों है, ये इन्फेक्शियस डिजीज है ना, ये कहाँ से आए हैं, एनिमल के थ्रू आए हैं। इट इज जूनोटिक डिजीज, ठीक है। ये अगर आप ठीक से उसको ट्रीट करते तो शायद आता ही नहीं। तो ये सब हमारे हैं नेक्सस एलिमेंट, ठीक है। इसको आप ठीक से ट्रीट करो, वो बहुत जरूरी है। तो वे अहेड क्या है भाई, अडॉप्ट कीजिए आप सिनर्जिस्टिक अप्रोच, जो हमारी है वन हेल्थ अप्रोच, ठीक है, इंडिया की, कि वन हेल्थ अप्रोच में काम कीजिए। फिर भाई मैनेजमेंट कीजिए बायोडाइवर्सिटी का, ताकि एनिमल्स से ह्यूमंस में आपको डिजीज ना फैले। फिर भाई नेचर बेस्ड सॉल्यूशन के ऊपर काम कीजिए, इंडिजिनियस पीपल की जो नॉलेज है उसको यूज कीजिए, अडॉप्ट कीजिए सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को और वन हेल्थ अप्रोच को, ठीक है। नेचर बेस्ड सॉल्यूशन में आप कौन सा इनिशिएटिव लिख सकते हो, लाइफ इनिशिएटिव, कि हमारा मेन उसमें मोटो क्या है कि लाइफस्टाइल रिलेटेड टू एनवायरनमेंट। अभी देखो ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैंने उसके जैसा यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है कि आई ये पीवाईक्यू है, ठीक है। मैं जो भी ये ब्लू में लिखता हूँ ना वो पीवाईक्यू होते हैं, कि भाई उसने बोला था कि भाई आईपीसी ने प्रिडिक्ट किया है कि ग्लोबल सी रिवर और राइज हो सकता है, उसके क्या इम्पैक्ट हो सके हैं इंडिया और अदर कंट्रीज के ऊपर, और इंडियन ओशन रीजन की। तो देखो ये उस टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें पूछा जा सकता है कि बायोडाइवर्सिटी हम खाते जा रहे हैं, उसकी फाइंडिंग्स क्या है, या फिर उसके इम्पैक्ट क्या हो सकते हैं। आप ना इन सब के डेटा को दूसरी जगह पे यूज कर सकते हो, कि हम पर डिकेड इतनी बायोडाइवर्सिटी लॉस कर रहे हैं, 2 to 6% जितनी। पर उसकी कॉस्ट क्या होती है, तो अराउंड 10 to 25 ट्रिलियन जितनी पर ईयर हमें कॉस्ट लगती है। फिर ऐसी बीमारियां आज फैल रही हैं कि भाई इन्फेक्शियस डिजीज जितने भी हैं मोर देन 50% इसी की वजह से आ रहे हैं। ओके, तो ऐसे सब डेटा को आप यूज कर सकते हैं। अब ये जो बायोडाइवर्सिटी इकोसिस्टम सर्विस की इंटरगवर्नमेंटल प्लेटफॉर्म है, वो क्या है, तो इट इज इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म, इंडिया भी इसका मेंबर है। और ध्यान क्या रखना है, ये यूएन की बॉडी नहीं है, ठीक है, नॉट एन यूएन बॉडी, बट यूएनईपी जो है ना वो इसको सेक्रेटरीट जरूर प्रोवाइड करता है। ओके, चलिए अभी आगे देखते हैं कि साइट एडजुकेट फैक्ट्रीज एम्प्लॉय, मतलब कि सेफ, इन शॉर्ट क्या बोला है कि जो फैक्ट्रीज है ना उसके आजू बाजू ही जो वर्कर्स है उसकी आप रहने सहने की जगह बना दीजिए, दैट्स इट। ये नीति आयोग ने हाईलाइट किया है कि ऐसा हमें बनाना चाहिए, ठीक है। और ये जो प्रोजेक्ट हम लेके आएंगे ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में होगा, मतलब प्राइवेट सेक्टर बनाएगा और उसमें हम वायबिलिटी गैप फंडिंग प्रोवाइड करेंगे, मतलब कि अगर पैसा कोई कम पड़ रहा है तो हम प्रोवाइड कर देंगे, गवर्नमेंट कर देगी। सेफ क्या बात करता है, तो ये रेंटेड लॉन्ग टर्म डॉर्मेटरी स्टाइल अकोमोडेशन प्रोवाइड करने की बात करता है। डॉर्मेटरी स्टाइल मतलब क्या है, कि एक बड़ा सा रूम होगा, वहां पे बेड बेड लगाए हुए हैं, जैसे हॉस्टल में नहीं होता है वैसे, इट इज डॉर्मेटरी स्टाइल, डॉर्मिटोरी स्टाइल, सॉरी फॉर मिस प्रोनाउंसिएशन। ओके, अभी देखो इसमें एक्सक्लूड क्या करते हैं, आपको सब कुछ चीजें मिलेगी, बस
पूरी की पूरी फैमिली आपकी रह जाए वैसी फैसिलिटीज नहीं मिल सकती है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ वर्कर्स के लिए होता है, ठीक है। और ना ही आपको वर्कर्स को इसमें ओनरशिप दी जाएगी, सिर्फ आपको रहने के लिए दिया जा रहा है, आपको मालिक नहीं बनाया जा रहा है। ओके, नीड क्यों है भाई ऐसी चीजों की? तो भाई सबसे पहले तो आपके काम से नजदीक आपका रहने सहने की जगह होगी, तो आपकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी और रिटेंशन भी बढ़ेगा, क्योंकि आपको टाइम कम लगने वाला है, ठीक है। फिर अट्रैक्ट करोगे आप ग्लोबल इन्वेस्टमेंट को, यस। अगर ऐसी कोई जगह है, अपनी प्रोडक्टिविटी ज्यादा बढ़ रही है, तो इन्वेस्टर्स क्या कहलाएंगे कि हाँ भाई इधर ही इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि यहाँ की वर्कर का वेलफेयर भी अच्छा है और उनकी एफिशिएंसी भी अच्छी है। और फिर जेंडर इंक्लूसिविटी रहेगी, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ मेल के लिए ही बनाएंगे, फीमेल के लिए भी बनाएंगे, राइट। इससे क्या होगा कि जो फीमेल का पार्टिसिपेशन होगा वो बढ़ेगा, क्योंकि कई बार ये होता है कि उनका जो काम करने की जगह होती है वो बहुत दूर होती है, तो कई बार इसलिए वो काम पे जा नहीं पाती हैं फीमेल्स। तो अगर ये हम करते हैं तो पॉसिबल है कि हमारा लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन में फीमेल का रेशियो बढ़ जाए। अभी के लिए तो चाइना में जितना है ना उसका हाफ भी हमारा नहीं है, उतना भी हो जाए तो काफी है। बट एग्जिस्टिंग चैलेंजेस है अभी भी, जैसे कि रेस्ट्रिक्टिंग जोन्स लॉज है और कंजर्वेटिव बिल्डिंग लॉज है। जैसे कि अ, किसी इंडस्ट्रीज पे ना हम प्रोहिबिट करते हैं कि भाई ये इंडस्ट्री बहुत खराब है, इसका पॉल्यूशन ज्यादा होता है, तो इसके बाजू में इतने किलोमीटर्स तक आप कोई भी रेसिडेंशियल एरिया नहीं बना सकते हो, तो ये एक रेस्ट्रिक्शन है। फिर भाई बिल्डिंग लॉज भी बहुत हाई होते हैं, जैसे कि अर्थक्वेक प्रोन कोई रीजन है, तो वहां पे लिमिट होती है कि भाई आप 3 फ्लोर से ज्यादा नहीं बना सकते हो। जैसे कि भाई कच्छ के अंदर है, ठीक है। आप जो कच्छ जो है वो जोन 5 के अंदर आता है, अर्थक्वेक जोन 5। अर्थक्वेक से 2 से लेकर के 5 तक के जोन होते हैं, देयर इज नो वन जोन, ठीक है। 2 से लेकर 5 तक के जोन होते हैं, 5 में कच्छ आता है। और कच्छ के अंदर क्या रूल है कि आप भाई ज्यादा से ज्यादा अपने 2 फ्लोर ही चढ़ा सकते हो, मतलब ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, उससे ऊपर आप नहीं चढ़ा सकते हो। तो अभी सोचिए यहाँ पे कोई इंडस्ट्री और उनको ऐसा कुछ बनाना है, तो उनके ऊपर तो मैंडेटरी है ना कि आप 2 फ्लोर से ज्यादा कुछ खींच ही नहीं सकते हो। तो उसका मतलब क्या होगा, आपको ज्यादा हाउसेस बनाने पड़ेंगे, ज्यादा खर्चा करना पड़ेगा। तो ये भी एक रेगुलेटरी चैलेंज है, ठीक है। फिर इकोनॉमिक चैलेंज भी है कि ऑपरेटिंग कॉस्ट ज्यादा होती है, डेफिनेटली अगर आप शुरुआती फेज में इतना बनाते हो तो आपको ज्यादा कॉस्ट देना पड़ेगा, राइट। और यहाँ पे ना टैक्स भी ज्यादा लगते हैं, क्योंकि जो इंडस्ट्रियल एरिया होता है ना उस पे ज्यादा टैक्स लगता है, और वहां पे ही आप अगर ये सब चीजें बना रहे हो तो और ज्यादा टैक्स दे दीजिए भाई। और कैपिटल कॉस्ट तो हाई है ही है। तो रिकमेंडेशन क्या है? तो देखो, जो चैलेंज होता है ना उसको ठीक कर दो, वही रिकमेंडेशन होती है। जैसे कि जोन वाला इशू था, तो हमने क्या बोल दिया कि जोन को थोड़ा सा फ्लेक्सिबल बनाइए और क्लियरेंसेस थोड़ा सा इजी कर दीजिए। फिर कैपिटल कॉस्ट हाई थी, तो हमने बोला कि भाई फंडिंग प्रोवाइड कर दीजिए, फाइनेंशियल वायबिलिटी को प्रोवाइड कीजिए थ्रू वायबिलिटी गैप फंडिंग या फिर ट्रांसपेरेंट बिल्डिंग बिडिंग प्रोसेस। और फिर हमने देखा कि टैक्सेस लग रहे थे, तो बोला कि भाई टैक्सेस हटा दीजिए, जीएसटी को एक्सेप्शन दे दीजिए या फिर कम कर दीजिए। इजी है। अभी कौन सी बेस्ट प्रैक्टिसेस चल रही है इसके जैसी? तो भाई चाइना ने चीप हाउसिंग प्रोवाइड करके रखे हैं, ठीक है। फिर सिंगापुर ने सेपरेट माइग्रेट हाउसिंग सिस्टम बना के रखी है कि जो रह रहे हैं वहां पे सबकी डॉर्मिटरीज होगी। और वियतनाम में भी ऐसा प्लान अप्रूव कर दिया है कि हाँ भाई जो भी इंडस्ट्रीज होंगी ना वहां पे हम ऐसा इंडस्ट्रीज पार्क बनाएंगे जहाँ पे लोग रह पाए। तो क्या इंडिया में कुछ ऐसा है ही नहीं? नहीं है, ठीक है। बहुत सारी कंपनीज जो है वो अपने क्वार्टर्स प्रोवाइड करती है, और जो कंपनी होती है ना उसके एकदम अलग के ही क्वार्टर्स होते हैं। इसमें भी 2 तरीके से होते हैं, एक तो भाई सिर्फ जो वर्कर्स के लिए है, और दूसरे क्वार्टर से जो वर्कर्स उनको फैमिली दोनों के लिए होते हैं। यहाँ पे स्कूल कॉलेजेस और कई बार, ठीक है हर बार नहीं, पर स्कूल कॉलेजेस भी हो जाते हैं, बड़े बड़े गार्डन्स भी होते हैं, मॉल जिम पार्क आपको सब मिल जाता है, ताकि जो एम्प्लॉय है वो भी खुश रहे, उनकी फैमिली भी खुश रहे। फिर हमारी आखिरी बड़ी न्यूज है कि भाई नैनो प्लास्टिक ये एक इमर्जिंग एजेंट बन रहा है, स्प्रेड ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। इन शॉर्ट क्या है देखो, नैनो प्लास्टिक जैसे कि यहाँ पे बोला है बॉटल, ठीक है, पॉलीइथिलीन टेरेफेथलेट बॉटल डिराइव्ड नैनो प्लास्टिक। इन शॉर्ट हम ऐसा बोलेंगे कि बॉटल के थ्रू ये आ रहा है वो, ठीक है। तो ये जो बॉटल्स होती है ना, उनके नैनो प्लास्टिक्स होते हैं, वो कई बार एक बैक्टीरिया को दूसरी जगह पे ले जाने में हेल्प कर देते हैं। जैसे कि यही बॉटल बेस्ड जो प्लास्टिक है वो ई कोलाई को लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस के यहाँ पे लेके जाता है। ये जो एक्टोबैसिलस लैक्टोबैसिलस वाला है, ये हमारे गट में पाया जाता है, हमारी बॉडी के अंदर। और ये नैनो प्लास्टिक इस ई कोलाई को हमारे बॉडी के अंदर घुसा देता है भाई। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? मतलब ये जो घुसाएगा किस प्रोसेस के थ्रू घुसाएगा? तो हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर के थ्रू। ये जीन ट्रांसफर क्या होता है भाई? तो देखो, नॉर्मल जो जीन ट्रांसफर क्या है कि भाई पेरेंट्स से चाइल्ड के अंदर जाएगा, ठीक है। ये ना वर्टिकल जीन ट्रांसफर होता है, क्योंकि ये जनरेशन चेंज हुई ना, ऊपर से नीचे गया है।
बट ये हुआ हॉरिजॉन्टल की जनरेशन तो चेंज नहीं हुई है, बट एक में से दूसरे में जीन चले गए हैं। जैसे यहाँ पे ई कोलाई की लैक्टोबैसिलस में चले जा रहे थे। तो इट इज मूवमेंट ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन और मटेरियल बिटवीन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, नाम से ही पता चल जाता है। ये देखो डायरेक्ट हो सकता है और इनडायरेक्ट हो सकता है। डायरेक्ट में क्या है, कोई फिजिकल कैरियर, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। ये प्लास्टिक का टुकड़ा है और इसमें बैठ कर के ये वायरस इधर से उधर हो गया, तो इट इज डायरेक्ट ट्रांसफॉर्म किया बाय पाथवे। और दूसरा हमारा होता है आउटर मेम्ब्रेन वेसिकल इंड्यूस ट्रांसफर पाथवे। मतलब की देखो, अज्यूम करो कि ये एक बैक्टीरिया है, ठीक है। इसके ऊपर मैं प्रेशर पुट अप करता हूँ तो हल्का सा यहाँ से टूट जाता है, और ये जैसे ही टूट जाता है ना, इसके अंदर मुझे जो भी डालना था वो मैं डाल देता हूँ, मतलब जो भी जीन या मटेरियल ट्रांसफर होना था वो ये हो जाता है। तो इट इज मेम्ब्रेन वेसिकल ट्रांसफर, ठीक है। ज्यादा आपको ये समझने की जरूरत नहीं है क्योंकि पढ़ाई का इतना पार्ट है नहीं, इसलिए मैंने ऊपर से ही बता दिया है कि इतना काफी है समझने के लिए कैसे होता है। नैनोप्लास्टिक क्या होता है, तो भाई सिंथेटिक या फिर हेवीली मॉडिफाइड नेचुरल पॉलीमर्स हो सकते हैं, जिसकी साइज 1 नैनोमीटर से लेकर के 1000 नैनोमीटर जितनी होती है, ठीक है। कहाँ कहाँ पे मिलते हैं, तो भाई कॉस्मेटिक्स में, प्लास्टिक्स में, पेंट में, ड्रग्स में, 500 जगह, मतलब इतनी जगह पे अब 24 घंटे इससे घिरे हुए हैं, ऐसा समझिए हर जगह पे होते हैं, ठीक है। कहाँ कहाँ पे हमें अभी अभी देखने को मिल रहे हैं, ह्यूमंस के अंदर तो ब्लड्स के अंदर है, और हमारे लिवर के अंदर है, लंग्स के अंदर है, मतलब ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पे ये घुसे पड़े नहीं है। ठीक है, चलिए इतना काफी है। इन शॉर्ट आप ये समझ गए ना कि कैसे माइक्रोप्लास्टिक के थ्रू बैक्टीरियाज, वायरसेस, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक से दूसरी जगह जा रहे हैं और एक से दूसरी जगह में अपने जीन ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है। जीन ट्रांसफर होता है ना, इसी की वजह से ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस डेवलप कर लेते हैं, ठीक है। समझ लीजिए कि जीन ट्रांसफर में क्या होता है कि एक दूसरे की इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होती है ना, कि मैं एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म हूँ और मेरा ये कैरेक्टरिस्टिक था कि मेरे सफेद बाल थे। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसा कोई बाल बाल होने नहीं वाला है, पर फिर भी कि मेरे सफेद बाल थे और उसी को ट्रीट करने के लिए कोई एबीसी करके दवाई दी जा रही थी मेरे बॉडी को, ठीक है। कि जब भी मेरी बॉडी में ये वायरस गिरता तो मैं एबीसी दवाई ले लेता और ठीक हो जाता। बट अभी मेरे अंदर हो गया है जीन ट्रांसफर, कोई नया भी जीन आ गया है जिसने मेरे बाल को और मजबूत कर दिया है। अब मैं बॉडी के अंदर जाता हूँ किसी ह्यूमन की, तो वो जो दवाई एबीसी काम करती थी अब मेरे ऊपर काम नहीं करती है, दैट्स इट। तो इसी के थ्रू जीन्स में चेंज हो गया, तो जो दवाई काम कर रही थी उसमें भी चेंज होना पड़ेगा, ठीक है। तो इट इज एंटी बायोटिक रेजिस्टेंस, कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म पर दवाई काम कर रही थी वो नहीं करेगी, ठीक है। और देखो ये जो क्वेश्चन है, ये मैंने रेवेन्यू और कैपिटल बजट डिस्कस किया ना, ये 20 अभी मुझे ईयर याद नहीं है, वहां पे पूछा गया था कि उसको बस डिस्ट्रीब्यूट करना है और उसका आपको कंपोनेंट बताने थे, ठीक है। चलो अभी शॉर्ट न्यूज कवर करते हैं हम। सबसे पहला है प्रोटेक्टेड एरिया रिजीम। तो देखो बहुत सारे ऐसे एरियाज है जिसको हम प्रोटेक्ट करके रखते हैं, वहां पे किसी को जाना है ना तो कायदे से परमिट लेनी पड़ेगी, बस यही एरिया है प्रोटेक्टेड एरिया रिजीम। पहले इसको बीच में हमने क्लियर कर दिया था कि भाई ऐसा ठीक है, अभी आपको कोई परमिट की जरूरत नहीं, अभी हमने फिर से इंक्लूड कर दिया है मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड जैसे स्टेट्स में, ठीक है। ये कौन से ऑर्डर के थ्रू आते हैं, तो फॉरेन ऑर्डर्स 1958 के थ्रू आते हैं। यहाँ पे आपको अंदर जाना है तो सबसे पहले आपको इनर लाइन परमिट लेनी पड़ेगी। ये इशू कौन करेगा, तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इशू करेगा, और इसकी वैलिडिटी क्या रहेगी, तो 10 दिन की वैलिडिटी रहेगी। फिर है फेवा डायलॉग। फेवा डायलॉग किसके सबसे पहले नाम किधर से लिया गया है, तो ये एक लेक से ऊपर से नाम लिया गया है, फेवा लेक, ठीक है। ये कहाँ पे पड़ती है फेवा लेक, तो ये नेपाल के अंदर पड़ती है। और ये डायलॉग किन के बीच में हुआ है, तो नेपाल और चाइना के बीच में हुआ है। ये डायलॉग किसके लिए हुआ था, तो भाई कैसे हम और रीजनल इकोनॉमिक्स इंटीग्रेशन कर सकते हैं, कैसे इंडस्ट्रियल शिफ्ट लेना है, कैसे अच्छी अच्छी बातें हैं, बस सब बकवास, ठीक है। हमें बस याद रही रखना है ये फेवा डायलॉग किसके साथ है, तो नेपाल चाइना के साथ है, और फेवा लेक कहाँ पे है, तो नेपाल के अंदर है, ओके। फिर है मेड टेक सेक्टर। मेड टेक मतलब मेडिकल टेक। तो जो देखो इंडिया है ना, बहुत इमर्जिंग सेक्टर है इन मेडिकल इक्विपमेंट और मेडिकल डिवाइसेस। तो नंबर में देख ले तो इंडिया इज फोर्थ लार्जेस्ट मेडिकल डिवाइसेस मार्केट आफ्टर जापान, चाइना एंड साउथ कोरिया। और वो भी हम एक्सपेक्टेड टू ग्रो कर रहे हैं कि भाई 2030 तक हमारा 30 बिलियन जितना हो जाएगा। इस मेडिकल सेक्टर के अंदर जो भी हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं कि भाई कोई डिवाइस बना दिया, कोई प्रोडक्ट बना दिया, इसमें हम बहुत अच्छा काम करते हैं, ठीक है। इसीलिए हमने इसके अंदर 100% जितना ऑटोमेटिक रूट से एफडीआई भी अलाउ किया हुआ है। फिर इसको सपोर्ट करने के लिए हमने नेशनल मेडिकल पॉलिसी भी बनाई है और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भी बनाए हैं, ओके। कोई मेडिकल के रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो आप इसको यूज कर सकते हो, बाकी कोई प्रीलिम्स में नहीं आने वाला है। फिर एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल, जो ये पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स होते हैं उनके लिए हमने पर्टिकुलरली बनाई हुई थी, ये ट्राइबल्स के लिए ही है, ठीक है।
एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल। इसमें बस यही बोला है कि भाई फॉल शॉर्ट पड़ रहा है, इसमें 5% जितना कोटा फॉर पीवीटीजीज। ओके, ये कब स्टैब्लिश हुई थी? तो 1997-8 में स्टैब्लिश हुई थी। एक्सटेंशन फिर हमने किया कि हर एक ब्लॉक, हर एक विलेज, मतलब हर एक जो जगह है जिसके अंदर 50% जितने शेड्यूल ट्राइबल रह रहे हैं, या फिर जहाँ पे 20,000 से ज्यादा ट्राइबल से रह रहे हैं, वहां पे ये होना चाहिए। ठीक है, ये एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल बननी चाहिए। और इट इज इन पार विथ नवोदया विद्यालय, मतलब जो नवोदया विद्यालय उसकी जैसा ही होता है। और ये किसके अंदर काम करता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंदर काम करता है। ठीक है, ये आपको ट्राइबल के एजुकेशन के लिए हम क्या करते हैं उसमें काम आ जाएगा। और हाँ, ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि भाई किसके अकॉर्डिंग होता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अकॉर्डिंग ये लोग काम करते हैं। फिर कहाँ पे स्टैब्लिश होती है? तो 50% और 20,000 के यहाँ पे होती है। ठीक है, कि फिर कितनी तो हमारे यहाँ पे पीवीटीजीज है, तो 75 पीवीटीजीज है एज पर डेबर कमीशन। हमने ये बहुत बार बात की हुई है। पीवीटीजीज के ऊपर हमने कब बात की है? तो भाई 15-16 तारीख का जो वीडियो था, 15-16 दिसंबर का, और 29 नवंबर का वीडियो था, वहां पे हमने बात की हुई है। आप देखना चाहो तो देख सकते हैं। ठीक है, फिर है डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी। सबसे पहले तो भाई डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर ही क्या है? तो देखो, आपकी जो भी इंफॉर्मेशन या फिर जो भी ट्रांजैक्शन होता है ना, उसको एक अलग अलग ब्लॉक में स्टोर कर दिया जाता है ब्लॉकचेन के थ्रू। मतलब कि समझ लीजिए कि मैंने कोई भी इंफॉर्मेशन डाली हुई है, तो जो जैसे मैंने नाम लिखा, ठीक है, मेरा पूरा ABC, मेरा ABC नाम है, तो मैंने लिख देता हूँ। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है वो कहाँ पे स्टोर होगी? तो ऐसा ना, इन्फॉर्मेशन के अलग अलग ब्लॉक्स बने हुए होंगे। तो भाई एक ब्लॉक में मेरा A स्टोर हो गया, दूसरे ब्लॉक में C, दूसरे ब्लॉक में B। तो बस अभी ये ब्लॉक एक दूसरे से भाई कनेक्टेड है। ठीक है, सारे ब्लॉक एक दूसरे से कनेक्टेड है, बट किसी भी एक ब्लॉक में मेरी इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो किसी को भी अगर मुझे हैक करना है तो वो नहीं कर पाएगा। ठीक है, इसीलिए इस टेक्नोलॉजी को बोलते हैं भाई अलग अलग ब्लॉक, और वो चेन के थ्रू एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। और इसी को हम डिस्ट्रीब्यूटेड भी बोलते हैं कि भाई ये मल्टीपल पार्टिसिपेंट्स के पास अगर डिस्ट्रीब्यूटेड हो तो इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी। मतलब कि भाई ये सेम जो यहाँ पे डेटा बेटा था, इसकी एक कॉपी मेरे पास पड़ी हो, एक कॉपी मेरे भाई के पास पड़ी हो, तो ये मतलब डिस्ट्रीब्यूट हो गई है अलग अलग जगह पे, देन इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर। ठीक है, जो क्रिप्टोग्राफी अभी चलती है वो भी इसी के ऊपर चलती है। अभी हमारी जो ट्राई है उसने बोला है कि हम इसका यूज करेंगे डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी का, ताकि हमें पता चल रहा है कि कहाँ पे कौन सा डेटा ट्रांसफर हो रहा है, कौन कौन सी इंफॉर्मेशन को यूज कर रहा है, ताकि हम सेफर और स्पैम स्पैम फ्री कमर्शियल मैसेजिंग इकोसिस्टम को क्रिएट कर पाए। दैट्स इट। ओके, हटाइए, इतना ही है। मेन तो यही आपको समझाना था, व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी। फिर है बूला। देखो फुल फॉर्म क्या है? बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड लेंडिंग एक्टिविटीज, बूला बिल। अभी अभी रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने बोला है कि हाँ भाई इसका ड्राफ्ट सर्कुलेट करो पब्लिक के ऊपर, और उसको पूछो कि भाई इसमें क्या आपको कुछ चेंजेस बेंजेस करना है, बस उसी को बात करता है। इसके ऑब्जेक्टिव क्या क्या है? तो कर्व करना है अनरेगुलेटेड लेंडिंग एक्टिविटीज को, ताकि हम प्रोटेक्ट कर पाए कंज्यूमर के इंटरेस्ट को। दैट्स इट। और इसके अंदर एक सेंट्रलाइज डेटाबेस भी होगा कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन है वो सब एक सेंट्रलाइज डेटा में प्रोवाइड कर दो। याद क्या आपको रखना है? सिर्फ इसका नाम, और या फिर कोई अनरेगुलेटेड लेंडिंग एक्टिविटीज है उसको ये बंद करने की बात बोलते हैं। अभी अनरेगुलेटेड लेंडिंग एक्टिविटीज मतलब क्या? आपके यहाँ पे या फिर कहीं पे भी कोई होता है ना, कोई छोटे मोटे कोई जमींदार है या फिर कोई पैसे वाला है, वो ऐसे ही कोई लेंडिंग प्रोवाइड कर रहा है कि भाई चलो ब्याज पे मैं पैसा आपको दे रहा हूँ, 10-10% ब्याज लूंगा। बस इसी को बोलते हैं अनरेगुलेटेड लेंडिंग, कि ऐसा कोई भी कर रहा है ना तो उसको बंद करना है। दैट्स इट। ठीक है, लेंडर वही होगा जो आरबीआई के द्वारा रजिस्टर्ड है, वही लेंड कर पाएगा। उसके सिवा कोई भी नॉन रजिस्टर्ड लेंडिंग नहीं होगी। ठीक है, तो अगर कोई भी आपके यहाँ पे कोई ऐसा ब्याज वाला धंधा कर रहा है, उसको बोल देना कि आपका काम बंद होने वाला है, रेडी रह जाइए। फिर है फर एंड बग ट्री। तो दोनों भाई हिमालय रीजन में हमें पाए जाते हैं। बग ट्रीज होती है वो इस रीजन में डोमिनेट करती है, और ये एक डेसिडियस ब्रॉड लीव स्पीशीज है जो कि हमें मिलती है यहाँ पे। प्रिफर होता है इसको मॉइस्ट एंड वेट क्लाइमेट। सॉइल इसको कौन सी अच्छी लगती है? तो वेल ड्रेन्ड रोकी या फिर सैंडी सॉइल यहाँ पे इसको अच्छी लगती है। फिर फर ट्री की बात करें तो कॉनिफर स्पीशीज है ये नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, एशिया, नॉर्थ अमेरिका में पाई जाती है। ठीक है, न्यूज में ये क्यों था? तो ये जो बर्ग ट्री है जो कि डोमिनेट करती है इस रीजन को, इसको धीरे धीरे रिप्लेस करती जा रही है फर ट्री। दैट्स इट। कौन से रीजन में? तो अपने हिमालय वाले रीजन में। फिर है GLP रिसेप्टर एग्नोसिस्ट या फिर एगोनिस्ट। यस, इन शॉर्ट ये क्या है? तो ये टाइप 2 डायबिटीज की दवाई है जो कि अभी अभी WHO ने एंडोर्स की हुई है। दैट्स इट। ये भाई दवाई लोगे तो क्या करोगे? तो भाई इंसुलिन आपके अंदर रिलीज होगा जो, और आपका एपेटाइट होता है उसको ये कम करेंगे। दैट्स इट।
ठीक है, मेन आपको बस क्या याद रखना है, ये GLP-2 क्या है, तो डायबिटीज टाइप 2 की दवाई है, तो ओके। और सिर्फ इसकी ही नहीं है, और ये ओबेसिटी की भी दवाई है, ओके ओके। क्योंकि एपेटाइट आपका कम कर रहा है, मतलब आपको भूख कम लगेगी, तो इसमें काम आ जाएगी, और इंसुलिन रिलीज करेगा तो डायबिटीज में भी काम आ जाएगी। ओके, फिर हमारी लास्ट न्यूज है, युग युगीन भारत नेशनल म्यूजियम। देखो, हमारा जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट चल रहा है, ठीक है, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के अंदर ही हमने ये पार्लियामेंट्स और वो सब बनाया है, इसी का ये पार्ट है, ठीक है। ये म्यूजियम बनाने वाले हैं, उसी का पार्ट है। किसकी हेल्प के थ्रू, मतलब किसके साथ हम मिलकर बना रहे हैं, तो फ्रांस के साथ मिलकर बना रहे हैं, अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, ठीक है। इसमें हमारा फोकस क्या रहेगा, तो इंडिया का जो रिच कल्चर है, हेरिटेज है, उसके कुछ कुछ चीजें होगी, उसको हम म्यूजियम में रखेंगे, दैट्स इट। और ये जो हमारा प्रोजेक्ट है वो किसके सिमिलर है, मिरर अप्रोच है, तो फ्रांस का जो ग्रैंड्स प्रोजेक्ट है, इनिशिएटिव, इसमें भी वो वही करते हैं, जो गवर्नमेंट की पुरानी बिल्डिंग्स है और आइकॉनिक बिल्डिंग्स है, उसको रीडेवलप करना है। और हम भी क्या कर रहे हैं, सेंट्रल विस्टा के अंदर जो हमारी गवर्नमेंट की पुरानी बिल्डिंग है उसको फिर से बना रहे हैं, ठीक है। तो इन शॉर्ट बस इसमें क्या याद रखना है, फ्रांस के साथ मिलकर बना रहे हैं, और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर बना रही है, ठीक है। इट इज पार्ट ऑफ सेंट्रल वेस्टा प्रोजेक्ट। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। सुनने के लिए आपका शुक्रिया। आज के जो मैंने आपको क्वेश्चन दिए हैं वो अटेम्प्ट जरूर कीजिएगा, एटलीस्ट कोशिश जरूर कीजिएगा। ओके, चलिए, जय हिंद।